2015-16 में एक विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लिए। हॉस्टल में मैं रहा, रूममेट के साथ मेस में खाना खाता था। फिर से जो 2009 में बीकॉम पास आउट बच्चा है, वो बुढ़ापे के शुरुआत में फिर से बच्चा हो जाता है। वो अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स होता है, फिर से वो रह करके टाट पर ज़मीन पे बैठ के उनके साथ पढ़ता है, खेलता है, बातें करता है। तो आज मेरे अंदर जो भी चकल्लस बचपना और एक अल्हड़पन है ना, और लोग क्या कहेंगे इसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब इसी कारण कि हमें एक बार फिर से विश्वविद्यालय में जीवन जीने का, पढ़ाई करने का मौका परमात्मा ने दिया। गोरखपुर आपके दिल के कोने में, मतलब आप कितना मिस करते हैं? गोरखपुर हम जितने दिन होते हैं, मतलब हम तो हर गली से गुजरते हुए याद करते हैं कि कभी यहाँ से साइकिल से गुजरा, कभी वहाँ से गुजरा। और सबसे अच्छी बात ये मेरे जीवन की रही है कि इस शहर के जो अनुभवी लोग हैं, और ख़ास तौर पर मीडिया जगत के लोग, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, ये कहीं भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, चाहे जागरण का पूरा संस्थान हो, चाहे उस समय के लोकल चैनल हो, चाहे अमर उजाला, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, चेतना, हर समूह में ना मुझे इतना स्नेह करते थे लोग। हाँ, गोरखपुर पोस्ट तो खैर अब जुड़ा हुआ है कुछ सालों से, लेकिन जब उस समय की बात कर रहे थे तो सोशल मीडिया का उस समय इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। अमर उजाला का नाम लिया आपने, दैनिक जागरण, सहारा, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो बड़े बड़े संपादक हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े, मैं उनसे सीखता हूँ, पूछता हूँ कि और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, खबरें हम कैसे कर सकते हैं। मैं आता हूँ, एक आपके भीतर बचपना है। मैंने देखा जब आपको सर्च कर रहा था, देख रहा था, बच्चों से बड़ा लगाव है। जहाँ बच्चे मिलते हैं, आपका माइक शुरू होता है और उस बच्चों के बचपने को आप कैद कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चों के साथ जुड़ाव क्यों है, ये तय कर पाना, बता पाना बहुत कठिन है। हमको लगता है ना कि मैं मरूं जब ना, मतलब मेरी ज़िंदगी की जो आखिरी श्वास हो, उस समय हम बिस्तर पे पड़े हों या घूम रहे हो, टहल रहे हों, और बच्चे कहें कि बाबू बाबू सुनो ना, वो कहें बाबू यार अभी और खेलना कूदना मस्ती करना है। आप सोशल रिफॉर्म का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं हर जगह। कभी कभी आप पत्रकार की भी भूमिका बना देते हैं। पत्रकार की आता हूँ, आपने कहा कि पत्रकारों के बीच में रहा हूँ, बड़ा प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और आपका नाम कहीं ना कहीं इसी वर्ग ने डिजिटल बाबा रखा। आप मतलब कि कितना मार्गदर्शन देते हैं? अभी 2-3 दिन पहले का बात है, आप गोपालगंज जा रहे होते हैं, आप बहुत विस्तृत आप बताएंगे। शाम फाटक जो वहाँ पर ट्रेनें जा रही हैं, आ रहे हैं सर, वहाँ से ट्रेनें जा रही हैं और वहाँ कोई फाटक नहीं है, वो ढाला नहीं है। आपने एक दृष्टि दी और एक राह दी कि पत्रकार देख सकता है यूपी में और भी कहीं जगह पे कि ऐसे जहाँ पे 4000, 3000, 5000, 500 की जनसंख्या है, वहाँ से ट्रेनें गुजर रही हैं, लेकिन शाम फाटक या फाटक नहीं है। आपने एक जो साधक वाली जिंदगी है, गंभीर विषय, उस पर आपने इंकित किया हंसते हुए, बिना किसी तलखी से। अब जो वीडियो बना रहे हैं, वहाँ इंसान गाड़ी पार कर रहा है, वो गाड़ी लेके गिरा हुआ है और आप उससे पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ? हम लोग जा रहे थे, अचानक मैंने देखा कि यहाँ रेलवे का ट्रैक है, और मैंने पूछा फिर ट्रेन गुजरती है इस ट्रैक से? तो बोले हाँ, ट्रेन आती है जाती है। तो हमने कहा फिर फाटक क्लोज करने के लिए जो वो बैरियर होता है वो क्यों नहीं है? बोले वो रेलवे की गलती है, क्यों नहीं लगाया बैरियर। तो मुझे लगा ये गलत बात है। फिर मैंने वीडियो बनाया और उसको शूट कर रहा था, तब तक देखा एक मोटरसाइकिल से भैया जी गिर गए। हमने दौड़ के उनके पास जाया, मैंने कहा भैया जी कैसा लग रहा है? अच्छा वो मेरे को कूटे पीटे नहीं। अगर हमको कोई पूछता है गिरा हुआ, आप पूछे कि कैसा लग रहा है? हाँ, तो अगर हमको कोई पूछता ना तो हम पटक के उस पर बैग और कुछ भी फेंक के उसको मारते कि मेरी हालत खराब है, तुम हमसे पूछ रहे हो अनुभूति कैसी है। तो असल में एक व्यंग था पत्रकारिता के ऊपर कि एक व्यक्ति जूझ रहा है अपने परिस्थिति से, और आप उससे जाके पूछते हैं भैया जी कैसे हैं, क्या अनुभव है, कुछ तो बताइए। एक इंटरव्यू में कहा था कि हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात आपने कही और जो सब मानते हैं, आइडियोलॉजी किसी की मानिए, लेकिन ये नहीं है कि उनसे सवाल ना करिए। मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा तो आपने कहा कि मैं उसकी आइडियोलॉजी को मानता हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी को मैं जानता हूँ और बीजेपी को मैं समर्थन, लेकिन मैं विरोध करूंगा जहाँ कुछ जहाँ वो गलत होंगे। देखिए क्या है ना कि बिना पेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए, गाँव में कहावत है, नहीं तो ढुलकता रहता है। और कोई लोग होते हैं ना, वो बड़े
खतरनाक चतुर होते हैं। पब्लिक फोरम पे वो कभी अपना फेस नहीं दिखाएंगे कि वो है कहाँ, उनकी एग्जिस्टिंग कहाँ है। वो कांग्रेस के आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं या बीजेपी को या सपा को या बसपा को या आपको। मेरा मानना है कि एक बहुत पारदर्शी व्यक्ति वही होगा जो पब्लिकली जाहिर करे कि उसका अपना थॉट कहाँ मैच करता है, लेकिन उसके साथ उसमें इतनी अकल समझदारी होनी चाहिए कि जैसे मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर कोई निर्णय अगर गलत होगा, वो अनएक्सेप्टेड होगा, तो हम उसकी निंदा करेंगे, उसकी भर्त्सना करेंगे, उसका आलोचना करेंगे। चाहे वो व्यक्ति विशेष की आलोचना करना हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की आलोचना करनी पड़े। कोई भी चीज़, कोई निर्णय अगर कोई गलत कर रहा है, जनहित में वो सही नहीं है, तो उस पर बात होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है राजनीति में, आंख बंद करके भक्ति हो रही है, आंख बंद करके फॉलोइंग बढ़ाई जा रही है। काहे रिश्तेदारी काहे खराब करें भाई, विधायक जी नाराज हो जाएंगे, सांसद जी नाराज हो जाएंगे। अरे सांसद किसने बनाया भैया, किस लिए बने सांसद विधायक? हमारे मकसद को पूरा करने के लिए बनाए, हमारे हक के लिए बने हैं, हमने उनको चुना है। तो अगर कहीं वो दाहिने बाएं जाएंगे तो हमको समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो उनको धमकी देंगे कि अगले बार से ना अगर ऐसे कन्नी काटोगा, ईठोगे तो कुर्सी छोड़ दोगे, कुर्सी से विरक्त हो जाओगे, कुर्सी से हाथ धो बैठोगे। तो ये दमदारी जब तक जनता में नहीं आएगी ना, तब तक सांसद और विधायक जो है ना तानाशाही करते रहेंगे। लेकिन जब वो जान जाएंगे कि जनता जो ना हमारे कंट्रोल में नाई बा, हमके कंट्रोल करके रख ले बा, अपने आप ठीक ठीक काम करेंगे वो लोग। आप समाज में जा रहे हैं, सोशल रिफॉर्म का काम भी कर रहे हैं, तो आपको वो 2-3 मुद्दे जहां आपको लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए, बहुत जरूरी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बहुत खराब है। आप कैमरा लेके घुस जाइए सारे सरकारी अस्पतालों में, जितना मरीज है उसके अनुपात में चिकित्सक नहीं है। MBBS किए हुए लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। हर आदमी के पास करोड़ रुपया तो नहीं ना हॉस्पिटल अपना खोल ले, तो मजबूरी में या तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है, या वो इंतजार कर रहा है कि काश मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, सरकार की वैकेंसी आती है। तो पहले तो चिकित्सकीय जो व्यवस्था है ना, उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है। ठीक, शिक्षा में ना सब पास तो खूब हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाने की जो व्यवस्था है और जो इंटेंशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। जैसे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, पर उस पर नकेल बाबा ने कसा है। उसी तरह प्राइमरी की जो पाठशालाएं हैं, यहाँ सब जितने तैनात शिक्षक हैं उसमें से 90% खाली मौज कर रहे हैं। पढ़ाने का उनका जो मूल दायित्व है उसके अलावा बाकी सब काम कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। क्यों कोई बच्चा सरकारी के छोड़ के प्राइवेट में भेज रहा है, महंगी शिक्षा के लिए परेशान हो रहा है? क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं जम पा रहा है कि प्राइमरी वाले माँ साहब हमारे लड़का के विद्वान या ज्ञानी या समझदार बना पाई हैं। सरकार इतनी पैसा दे रही है उनको तनख्वाह के रूप में, और आपने अपनी कमाई क्या की है कि आपके ऊपर विश्वास ही नहीं कि आपको पढ़ाना भी आता है। तीसरा जो है रोजगार। ठीक है, रोजगार देखिए युवाओं का स्थान उसमें जब तक अब सरकार कहती है कि खाली सरकारी तंत्रों के द्वारा आपको रोजगार नहीं बनाया जा सकता, ये खाली बचने का तरीका है, ये उल्लू बनाने का तरीका है कि आपने बयान जारी कर दिया कि केवल सरकार में इतनी क्षमता नहीं होती कि सबको रोजगार दे सके। तो भैया प्राइवेट रोजगार के लिए आपका कोई मतलब ही नहीं है ना। लड़का जितना सक्षम है वो तो अपना प्राइवेट कहीं कहीं खोल ही लेगा। ठीक है, जहाँ हम सुनते हैं टीवी चैनलों पे ये दुनिया मोह माया है, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, लेकिन एक साधक ये बातें कह रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा महत्वपूर्ण है। अगर हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या फिर कपड़े खरीदने दुकान पे जा रहे हैं, तो अब वो दौर है जहाँ पर दुकानदार कहता ये भी नहीं है कि बाबा आपके लिए 10% डिस्काउंट है, नथिंग। वो अपना रेट का प्राइस लेगा, आपको सामान देगा। अपने जीवन के परिवर्तन में है ना, मनोज शर्मा आपने बताया, उनका कितना बड़ा योगदान बताते हैं। मम्मी पापा को तो आपके बुरा लगेगा, वो तो खोजेंगे कि भाई मनोज शर्मा कौन है। पापा, हमारे पिताजी उनके बहुत गरियोले और मनोज भैया हमसे कहले कि तुम्हारे चक्कर में हम तेरे पापा का दुश्मन हो गए, बाटी दुश्मन हो गए। लेकिन मैं ऑन कैमरा माँ बाप से भी मैं कहता हूँ कि मनोज भैया, जो मनोज शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, अगर वो मुझे समझाए नहीं होते ना, तो शायद मेरे भीतर की समझ एक बड़ा बृहद फलक नहीं ले पाती, उसे आयाम नहीं मिलता सोचने समझने का। एक साधु कहूँ कि एक संत कहूँ, ये एक अलग तरह की परिभाषा गढ़ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प इनकी कहानी है जीवन की, उसे जानेंगे कि किस तरह से सीए की तैयारी कर रहा है एक युवा, गोरखपुर में पढ़ता है, देवरिया से आया हुआ, गाँव से निकल के, और विदेश तक लोग इनको जानते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हमने ये 2-3 लाइन की भूमिका बनाई है,
है। जस्ट हमारे दाहिने साइड में श्री राम शंकर दास उर्फ डिजिटल बाबा जी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में परिचय कराने की परंपरा है, इसलिए हमको परिचय करा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल गोरखपुर पोस्ट पे स्वागत है। बहुत बहुत आभार, साधुवाद कि आपने हमें एक अवसर दिया अपने जीवन के अनुभव को साझा करने के लिए। हम जानेंगे कि एक युवा जो पढ़ने में भी ठीक होता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है और भी जगह थिएटर भी कर रहा होता है, उसके जीवन के बारे में जानेंगे। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, तमाम चैनलों पे आपके इंटरव्यू हुए हैं, तमाम आपके फॉलोअर हैं, जानने वाले फॉलोअर हैं। जरा आप अपने कुछ जीवन के बारे में बताएं। शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई, घर में कौन कौन है, और इसको शुरुआत करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमारा जो पूरा समझ विकसित हुआ वो शहर है गोरखपुर। यहीं पर हम ज़िंदगी को देखना शुरू किए, समझना शुरू किए। यहीं 7वीं से लेकर 12वीं तक और अब 12वीं के बाद बीकॉम तक की पढ़ाई किए। इन्हीं दौरान एनसीसी कैडेट के तौर पर, थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमने बहुत कुछ सीखा, समझा है, करने की कोशिश किया है। अपने विद्यार्थी जीवन में मेरा सपना था कि एज ए एक्टर मैं अपनी पहचान बनाऊँ। उसके लिए मैंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हमारे काम की वजह से पब्लिश हुए। खुश था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आने लगी ना कि ये जितना बड़ा बड़ा लोगों का टीम है, जखीरा है और इनका अपना कार्य करने का उद्देश्य होता है, वहाँ हम जैसे प्रतिभावान लोग ना केवल उपयोगी बन पाते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ दिखने लगी कि घर परिवार में अगर आप सफल नहीं हैं, आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं हैं, तो फिर आपका कोई नहीं है। आजकल तो मतलब आपकी दुल्हन भी छोड़ के आपको भाग जाएगी, कहीं रहा अपने पास, हाँ झंका हम तो संग झंकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिला के सारा लबुल अब ये है कि अगर आप सफल हैं तो आपके साथ आपके मुट्ठी में पूरी दुनिया है, नहीं सफल हैं तो फिर अब सफलता क्या है। लोक में सफलता उसी कहते हैं जिसके पास पैसा रुपया धन संपत्ति है, लेकिन एक और दुनिया है जहाँ आप जब जाएंगे तो आपको सफलता का मतलब दूसरा मिलेगा। दुनिया में आप क्या कमाए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने खुद को पाया है, खुद को जाना है, खुद को समझा है। अगर ऐसा किया है तो आप अमीर हैं, आप सफल हैं, वरना आप बिल्कुल बेकार हैं, असफल हैं। आप बहुत ही अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं। बाड़ी और जो लहजा है बड़ा संतुलित रहता है ना। और हो क्यों नहीं जो साधक है। मैं आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानता हूँ, क्योंकि एक संत जिसका नाम डिजिटल बाबा लोगों ने रखा है। आप तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है। जैसे आपने मेरा मैं तो अपना कैमरा भी नहीं सेट करता हूँ, कैमरामैन आके सेट करता है, लेकिन आप सब कुछ करते हैं। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? गांव में शिक्षा कहाँ तक रही? गोरखपुर में आके आपने कौन कौन सी शिक्षा दीक्षा? गांव में हमारी 6ठी तक की शिक्षा हुई और 7वीं से लेके 12वीं तक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, जो हमारे यूपी के सीएम साहब हैं, उनका अपना वो प्रबंधन समिति में विद्यालय आता है, तो उसमें पढ़ाई किया, गोलघर के अंदर है। फिर विश्वविद्यालय गोरखपुर से हमने बीकॉम की पढ़ाई की। तो ये तो हमारा ये सामान्य अध्ययन की अपनी अलग अलग पड़ाव रहे हैं। लेकिन उन्हीं दिनों में थिएटर करना, एनसीसी कैडेट के तौर पर, सोशल वर्क के तौर पे बहुत सारा कुछ सीखा मैंने उन कार्यक्रमों के दौरान। एनसीसी की जब आपने बात कही है, मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने एनसीसी को अपने जीवन में अनुशासन की एक लाइन मानी है ना। और आपने कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा और जिस तरह आप साधक बन गए हैं, संत बन गए हैं, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन आपने कहा कि ये मेरा सौभाग्य रहा जब मैं एमपी में रहा, वहाँ भी अकेले रहा, और इस पर भी आप ज़रा उसको बताइएगा। एनसीसी से शुरू करते हैं और उस स्टूडेंट लाइफ में जहाँ आप अकेले लड़कों में रहे। फिर देखिए, बात ये है कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं ना, और इनफैक्ट आप बड़े होने से पहले ही अपोजिट सेक्स को लेके ना, फिजिक को लेकर के आप अट्रैक्ट होते हो। तो जब बच्चा बड़ा होता है, सोचता है उसके आसपास गर्ल्स होंगी, उनसे वो दोस्ती करेगा, बातचीत करेगा, इंटरैक्ट करेगा। लकली मेरा जो स्कूल था वो सेपरेट स्कूल था, लड़के अलग पढ़ते थे। महाराणा प्रताप लड़का स्कूल, और ये सच है कि एक लड़की स्कूल भी था, महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज, बट वहाँ सिर्फ गर्ल्स पढ़ती थी, हमारे वहाँ सिर्फ बॉयज़ पढ़ते थे। गेट पे भी नहीं खड़े हो सकते थे। हमारे दौर का ऐसा माहौल था कि अगर गर्ल्स स्कूल पे कोई लड़का खड़ा हो तो कहीं ना कहीं माता पिता को एक खबर मिल जाती थी, ठीक है ना। तो एक शिष्टता भी था कि ऐसी उच्छिद्र बातें ना की जाए, व्यवहार न की जाए। तो कुल मिला के 10+2 तक हमारा सेपरेट स्कूलिंग रहा। जब हम बीकॉम में आए तो वहाँ भी जो हमारा सेशन था, हमारा
एकेडमिक टाइम था, वो गर्ल्स का अलग क्लासरूम था, बॉयज़ का अलग था। पिता, सबके पिता ये सोचते हैं कि कोई लड़का ऐसा काम करे कि समाज में हम फ़ख्र से कह पाएँ, सीना चौड़ा करके कि मेरा लड़का ये कर रहा है। देहात में तो और ये होता है कि तहार लइकवा का करता, अबे पढ़ते वा का। तो इस तरह के आप भोजपुरी में बात कर सकते हैं, दोनों लोग देवरिया से है ना, तो तहार लइकवा का करता, तो ये एक परिभाषा बन जाती है। एक बाप संघर्ष करता है और अपने लड़के को पढ़ाता है, बेटा भी फालतू खर्च वाला नहीं है, संघर्ष करता है, माँ भी होती है, बहन भी होती है। बहुत यहाँ बड़ा आपका रूम नहीं है, आपने जैसे इंटरव्यू में बताया कि अब 3 रूम हो गए हैं, लेकिन पहले एक ही रूम था, है ना। तो संघर्ष करता है और फिर बेटा एक दिन संघर्षों का परिणाम देता है और वो सीधे जाकर कहता है कि हमें साधक बनना है, सन्यासी घर से भाग गया था, बताया नहीं था। तो ये हमको जब बताइए, जब घर को पता लगा कि आप सन्यास के लिए निकल गए हैं, क्या रिएक्शन था आप जब दोबारा आए, ये जरा कहानी। घर के सब लोग समझा रहे थे, हमारे माता पिता के जो परिचित लोग थे, हमसे उम्र में बहुत बड़े लोग थे, रिश्तेदार, हम सबसे सिर्फ इतना ही कहे कि आपने अपनी ज़िंदगी जी, अपनी इच्छा से या मजबूरी से, जैसी भी जी आप जी रहे हैं, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दीजिए। चलिए मानते हैं कि आप हमसे कह रहे हैं कि बाबू साधु मत बनो, सन्यास मत लो, घर में रहो, आपकी बात मान लेते हैं, आपके अनुसार हम जीवन अपना चुन लेते हैं। लेकिन आपके फैसले में जब मैं जीवन चुन रहा हूं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कुछ ऊंच नीच हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, क्या उस समय आप हमारे बैकअप प्लान बन के काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे? नहीं ना। तो जब आप हमारी ज़िंदगी में सहयोगी नहीं हो तो हम आपकी बात कहें सुने। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है, कभी कभी हम दूर से नहीं देख पाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भी समझदारी है तो व्यक्ति अपने हिसाब से तय कर लेता है, समझ पाता है कि उसके लिए बेहतर क्या होगा।